नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब जीएसटी को लेकर भी विपक्ष में फूट पड़ गई है और विपक्षी एकता तार तार हो गई है। कांग्रेस, लेफ्ट, राजद, डीएमके, बीएसपी, एनसी और टीएमसी ने जहां संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले जीएसटी लॉन्च के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल तमाम पार्टियों के अलावा एआईएडीएमके, बीजेडी, जेडीयू, एनसीपी और टीआरएस, वाईएसआर और एनसीपी केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं। खास बात यह है कि सपा ने जीएसटी को काला कानून कहा है, लेकिन फिर भी वो जीएसटी के लॉन्चिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार है। उधर राहुल ने जीएसटी लॉन्च को नौटंकी करार दिया, तो वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं, विपक्ष अपना नाटक छोड़े। कल पीएम मोदी दिल्ली में जीएसटी पर रैली करेंगे और जाहिर है कि जीएसटी का मसला पूरी तरह से सियासी रंग से रंग चुका है। एक बात तो तय है कि जीएसटी लॉन्च के विरोध में विपक्षी एकता को बेबर्ता कर दिया है। आज हम जीएसटी पर हो रही सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी का विरोध कितना गलत है, कितना सही है, इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहना है, क्यों आखिरकार जीएसटी का विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम सवालात उठ रहे हैं। तो वहीं आजादी की घोषणा की तर्ज पर आज आधी रात को जीएसटी के लागू होने की घोषणा की जाएगी। मोदी सरकार जीएसटी को ऐतिहासिक कामयाबी जताने पर जुटी है, तो वहीं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीएसटी का श्रेय हाथ से फिसलता देखकर कांग्रेस भी झुंझलाई हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार के मेगा शो के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, तो वहीं जीएसटी लॉन्च की कसौटी पर विपक्ष अब दो फाड़ होता दिख रहा है। The cause of India's freedom for many years. Today I address you for the first time. 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली आजादी के जश्न के लिए आयोजित समारोह ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य से साक्षात्कार की तर्ज पर नरेंद्र मोदी सरकार आज आधी रात को बड़ा समारोह कर रही है। संसद के केंद्रीय हॉल में 70 साल बाद 70 मिनट के समारोह में देश बड़े आर्थिक बदलाव से गुजरेगा। आज रात ठीक 12 बजे राष्ट्रपति की मौजूदगी में जीएसटी आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा। समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और दो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों समेत जीएसटी से जुड़े तमाम अधिकारियों का बुलावा भेजा गया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पर रहें। 14 अगस्त 1947 को आजादी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष समारोह रात 12 बजे बुलाया था। इस समारोह को फ्रीडम एट मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। इस समारोह में नेहरू ने अपनी विश्व प्रसिद्ध स्पीच ट्विस्ट विद डेस्टिनी से लोगों को संबोधित किया था। इसी तर्ज पर मोदी सरकार जीएसटी के लागू होने के दिन को भी ऐतिहासिक बनाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी के बाद अब कांग्रेस ने मोदी सरकार के सपने पर पानी फेरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो जीएसटी लागू की घोषणा के लिए आज आधी रात को बुलाई गई संसद की विशेष बैठक का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस का कहना है कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आधी रात को होने वाले सारे कार्यक्रम आजादी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में जीएसटी को लागू करने के लिए आधी रात को विशेष बैठक का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को आजादी का मतलब नहीं पता है, क्योंकि उनके नेताओं ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। आधी रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत में आज तक सिर्फ 3 फंक्शन हुए हैं आधी रात को। एक 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1972 में जब उसी आजादी की सिल्वर जुबली बनाई गई, और तीसरी दफा 1997 में जब भारत की आजादी की गोल्डन जुबली मनाई गई। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी। इसलिए वो उसकी महानता को, उसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है
सरकार का कुछ आलोचना करने के लिए और जो देश में जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी टैक्सेशन परिवर्तन रिफॉर्म हो रहे, वो देश को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, वही एकमात्र उद्देश्य ऐसा लग रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, आनंद शर्मा और रणदीप सुरजेवाला ने जीएसटी लागू करने के वक्त और सरकार की मंशा पर आपत्ति जाहिर की। इसके अलावा समारोह के बहिष्कार के पीछे कांग्रेस ने एक और कारण गिनाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी राज में किसान, दलित और अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं। निरंतर लगातार किसानों की दुर्दशा और आत्महत्याएं बराबर चल रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों और दलितों की निर्दयपूर्वक तरीके से, बेदर्दी से जो हत्याएं हो रही, एक बहाना या दूसरा बहाना करके, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है। मोदी सरकार जहां आज जीएसटी की लॉन्चिंग को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, वहीं विपक्ष जीएसटी लागू करने में सारा क्रेडिट पीएम मोदी को मिलने से असहज है। उधर जीएसटी के विरोध में देश भर के व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे हालात में संसद में आधी रात को होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार कर कांग्रेस मोदी के मेगा शो को फीका करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी बिना तैयारी के लागू किया गया है। एक अक्षम सरकार जीएसटी लाई है और इससे लोगों को परेशानी बढ़ेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी के खिलाफ एक साथ कई ट्वीट किए और उसे जीएसटी तमाशा कह डाला। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि जीएसटी में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अपना प्रचार करने के इस आधे अधूरे स्वरूप में जल्दबाजी में लागू इसको किया जा रहा है। उधर जेडीयू ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सब पार्टियों की इस विषय पे अलग अलग राय है। हमारी पार्टी इसमें हिस्सा लेगी, एनसीपी इसमें हिस्सा ले रही है, जेडीएस इसमें हिस्सा ले रही है। तो आवश्यक नहीं है कि सारा विपक्ष हर प्रश्न पर एक जैसा मत रखता हो। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ विपिन गर्ग हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, मुंबई से सचिव हैं बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर हिलाल लखवी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। साथ ही साथ दीपक गर्ग हमारे साथ हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत हिलाल साहब आपसे कि क्यों आखिरकार जीएसटी को, जब एक तरफ जो विशेषज्ञ तबका है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ये बहुत इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा आने वाले कुछ वक्त में, तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है इस चीज से, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? अनंत, यहां पर हम एक बात ये स्पष्ट कर दें कि जीएसटी को लेकर के कांग्रेस किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं कर रही है। जीएसटी के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ खड़ी हुई है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही ये लेकर के आई है। जी, निश्चित रूप से इस बात को समझने में कि जीएसटी जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 10 साल लग गए हैं। तो 10 साल में अगर कहीं कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तो वो प्रधानमंत्री जी की समझ में आया है। निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक समझ और मनमोहन सिंह साहब के आर्थिक समझ के बीच का ये जो 10 साल का गैप है, इसको पूरा करने के लिए ये इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। जी, कांग्रेस का जो विरोध है वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, उसको जो है पार्लियामेंट में मिडनाइट सेशन आप बुला करके खर्च कर रहे हैं, वो भी ऐसे कानून के लिए जो कानून आधा अधूरा है और जिस कानून से लोगों की तकलीफ बढ़ने वाली है। आप जो है वो इस कानून को उसके समतुल्य मान रहे हैं जो कि भारत को आजादी मिली थी उस चीज को, जो कि अपने आप में हास्यास्पद है। जी,
अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो आरंभ हुआ था सन 1991 में हुआ था, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो है वो वित्त मंत्री थे, और वास्तव में अगर क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन कहीं से शुरू हुआ था तो वहां से शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त साहब भी, कह रहे हैं कि ये आधा भारत अधूरा है जो जीएसटी का जो बिल आ रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जी। प्रकाश डालेंगे सर, कैसे आधा अधूरा है, क्या चीजें इसमें और होनी चाहिए थी और लोगों के लिए परेशानी का सबब कैसे साबित होगा ये? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इसकी टैक्स की दरें हैं, अगर हम उसको लेकर के चले तो 28% तक की टैक्स की दर है, जो कि बहुत ज्यादा है। जो यूपीए सरकार का जीएसटी था उसके अंदर 28% तक जो इन्होंने लगा रखा है वो बहुत ज्यादा है, जबकि यूपीए सरकार में 18% तक का ही कैप लगाया हुआ था। पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि एक देश एक टैक्स की जो बात है वो भी अपने आप में ये पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण सेक्टर जो है उसके बारे में जीएसटी पूरी तरह से खामोश है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। पेट्रोलियम के मामले में कुछ नहीं बोलती है, रियल एस्टेट के मामले में कुछ नहीं बोलती है, अल्कोहल के मामले में कुछ नहीं बोलती है, और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में कुछ नहीं बोलती है। ये 4 वो चीजें हैं जहां के ऊपर जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया। इसलिए ये स्लोगन, ये नारा ही अपने आप में गलत है। एक देश एक टैक्स, एक देश अनेक टैक्स पहले भी थे, एक देश अनेक टैक्स आज की भी तारीख में है। जीएसटी के अंदर एक और जो महत्वपूर्ण कमी है वो ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 43% तक की का प्रोविजन किया गया है, जिसको कि लगातार कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, इसको कैप कर देना चाहिए था। अधिकतम ये जो है ये 22% होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो आप दोबारा विधेयक लेकर के आइए और संसद से पास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उससे पूरी तरह से अलग हो गई और उन्होंने इसको एक बहुत लंबा 43% तक ये हो सकता है, और जब चाहे बिना संसद को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये इतना लंबा टैक्सेस जो है वो भारतीय जनता पे लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस को इसके अंदर जिसको लेकर के दिक्कतें, नंबर 1 जिस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हाई कर दिया गया 28% तक की। नंबर 2 इसके अंदर एक देश और एक टैक्स नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी कृषि से संबंधित इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे हायर टैक्स स्लैब में दे दिए गए, जिससे कि हमारा किसान जो वैसे ही कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहा है, जिसका जश्न मनाने के लिए आज की तारीख में सरकार जो है वो पार्लियामेंट में एक तमाशा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है कि जब पूरा का पूरा देश जहां के किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां पे दलितों की, अल्पसंख्यकों को जिस तरह से मारा जा रहा है, ऐसे मौके के ऊपर एक संवेदनहीन सरकार जो है वो इस प्रकार से इस कानून को लॉन्च कर रही है। जबकि इससे कहीं महत्वपूर्ण कानून इससे पहले आ चुके हैं, जैसे पहले बताया था हमने आपको। अगर पंचायती राज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया है आदेश स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें। ठीक है इला साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक जी आपके पास मैं आऊंगा। जो टैक्स स्लैब की बात की है, टैक्स कैप्स की बात की है जो अलग अलग लगाए गए हैं, क्या वाकई में कंपैरेटिवली अगर बाकी जिन कंट्रीज में तकरीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज में जीएसटी लागू है, उन कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा कैप यहाँ पर रखा गया, 28% का जो कैप रखा गया है? देखिए, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, आउटसाइड इंडिया के जो भी और कंट्रीज हैं, 150 कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें रेट हमारा मैक्सिमम साइड पे हमारा सबसे ज़्यादा आता है जी। बट मैं साइड बाय साइड एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, जहाँ एक ऑर्गेनाइज इकोनॉमी की बात है, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अभी तक एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे थे जी। वो कभी भी टैक्स के दायरे में नहीं आते थे जी। अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो आप देखिएगा कि जो टैक्स का रेट क्यों कम है सर, टैक्स का रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जी। तो वहाँ पे सभी सेक्टर से पैसा आता है, सभी सेक्टर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, टैक्स का पैसा आता है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा डेफिनेटली वैसे वैसे रेट डाउन होंगे जी। तो वही सेम आज जीएसटी आज 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है। 70 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म है टैक्स के फॉर्म के अंदर जो ये होने जा रहा है जी। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक प्रोसीजरल चीजें है, एक लॉ की बात है। अभी हमने जितनी भी अपनी चर्चा की है, जितना भी मैंने उनको सुना, एक प्रोसीजरल चीज़ों की बात सुन रहे हैं जी कि रिटर्न्स के अंदर 36 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, व्यापारी को एक किस तरह की दिक्कतें आएगी क्योंकि वो IT सेवी नहीं है, टैक्स सेवी नहीं है, वहाँ उसको दिक्कत आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। बट साइड बाय साइड अगर इसमें देखें कि तो जीएसटी क्यों के 4 रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। 1 नेशन 1 टैक्स। अभी मैं आज नोएडा में यूपी में बैठा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टैक्स का रेट क्या है, दिल्ली में उसका टैक्स का रेट क्या है। सर, एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हम एंड यूजर से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। अगर हम किसी भी स्टेज पे पैसा लेना भूल जाते हैं किसी भी परचेजर से, सेलर से, तो वो मेरी कॉस्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मेरी एक कॉस्ट है।
उस कॉस्ट को मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये मेरे को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि मैं यूपी में हूँ, यूपी से दिल्ली में माल भेजता हूँ। मैंने आज 1000 रुपये की कोई आइटम परचेज करी, 12% मैंने उस पर एक्साइज ड्यूटी दिया, 2% मैं उस पर CST पे करता हूँ, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। अगर मैं इसी को स्टॉक ट्रांसफर दिखाता हूँ तो मेरे को वहाँ टैक्स का सेविंग हो जाता है। तो 2% मेरी एक तरह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है किसी भी मटेरियल के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर खत्म हो जाती हैं, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। साथ साथ इसके अंदर डबल टैक्सेशन कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी होटल में जाता हूँ तो सर मेरे को मैंने मान लीजिए 2000 रुपये का कोई मटेरियल कंज्यूम किया, तो मुझे वैट भी पे करना पड़ रहा है और कुछ पोर्शन के ऊपर सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता है। मेरा बिलिंग का अमाउंट 2000 ही है, बट मैं टैक्स कितने पैसे पे दे रहा हूँ, 2500 रुपये पे या 2600 रुपये पे टैक्स दे रहा हूँ, तो उसको डबल टैक्सेशन हम कहेंगे। जो मैं इसमें तीसरी बात कह रहा हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पहले किसी भी चीज़ का अवेलेबल नहीं था, पर्टिकुलरली वैट की बात कर रहा हूँ। एक्साइजेबल यूनिट थी, उसको एक्साइज का इनपुट मिलता था और वैट का इनपुट मिलता था। सर्विस इंडस्ट्री थी तो उसको सिर्फ सर्विस टैक्स का इनपुट मिलता था। जो सिंपल ट्रेडर थे उनको सिर्फ और सिर्फ वैट का इनपुट मिलता था। लेकिन GST इंप्लीमेंट होने के बाद इन तीनों को, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर, तीनों को सारी चीजों का इनपुट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन कुछ क्रेडिट ऐसा है जो सेक्शन 17(5) में दिया हुआ है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज सभी चीजों का उनको क्रेडिट मिलेगा। तो आप देखिए कि जब किसी चीज का क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वो कॉस्ट नहीं होता है कभी भी। वो इनपुट का क्रेडिट लेने का मतलब है उस कॉस्ट को जो एक कंज्यूमर को जाने वाली है उसको वो कम कर रहा है। ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं कि जो व्यापारी वर्ग है वो कैसे देख रहा है GST को लेकर, क्या मुश्किल बढ़ी हैं, ये चीजें आसान होंगी? देखिए, जहाँ तक व्यापारी वर्ग का सवाल है तो व्यापारियों के लिए ये एक नया टैक्स सिस्टम जरूर है, लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसकी व्यापारी भी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 70 साल से एक टैक्स प्रणाली जो हम लगातार इस देश में चलाते आ रहे हैं उसको सरकार चेंज कर रही है। व्यापारियों को उसका साथ देना होगा। व्यापारियों को भी ये समझ में आ रहा है कि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। थोड़ी सी असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन ये तो कोई भी आप नया जब कोई भी रिफॉर्म करते हैं, कोई भी टैक्स रिफॉर्म करते हैं तो असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन ये सरकार इसको बिल्कुल सही समय पे ला रही है। ये भी देखना है कि आगे फेस्टिवल का सीजन आने वाला है। फेस्टिवल के सीजन के पहले जो भी समस्याएं हैं वो महीने भर के अंदर अगर पूरी हो जाती है तो लगभग 15 अगस्त से हमारे देश में फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो किसी के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ही वेलकम स्टेप है सरकार की तरफ। लेकिन सर, व्यापारी सपोर्ट क्यों करे? क्योंकि कई जगह से ये रिएक्शन भी सामने आ रहा है कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन इस बारे में नहीं हुआ। जो GST संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी चीजें थी, वो तमाम चीजें व्यापारी को बताई नहीं गई। कंफ्यूजिंग स्टेट बनी हुई है। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। पिछले लगभग 1 साल से सारे व्यापारी वर्ग के जितने भी बड़े ट्रेड एसोसिएशंस हैं या ट्रेड बॉडीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। हम जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ में सरकार ने पिछले 1 साल में नंबर ऑफ मीटिंग्स की हैं। इसीलिए यदि कोई भी ट्रेड बॉडी ये कहती है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस बात में कोई तथ्य नहीं है। सबकी समस्याओं को समझा गया है। ये इसमें कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू हो सकते हैं, लेकिन इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या 1 जुलाई से किसी की दुकान पे कोई कस्टमर आएगा तो क्या व्यापारी उसको ये कह के लौटा देगा कि भाई आज से GST लागू हो गया और मुझे कुछ पता नहीं है? ऐसा कभी नहीं होगा। और सरकार बहुत लिबरल है। अगले 2-3 महीने तक मुझे नहीं लगता सरकार को इसमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, या 6 महीने तक मुझे नहीं लगता कोई पैनल एक्शन जैसे एक्शन लेगी। एक आपको छूट दी गई है कि आप इसको समझिए और इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, विपिन जी आपके पास मैं इस चीज को लेकर कि GST सक्सेसफुल होगा ये किस आधार में माना जाए? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इधर की तमाम ऑटोमेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल इंडिया के तहत इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उतना वेल इक्विप्ड क्या हम लोग हैं डिजिटली कि पूरे ऑटोमेटेड तरीके से इसको लागू कर सके हम लोग? देखिए, इसमें 2 तरीके से बात को समझ लेते हैं। जहाँ तक GST एज ए कॉन्सेप्ट की बात है, एज ए कानून की बात है, लॉ की बात है,
तो जीएसटी सक्सेसफुल होगा इसमें कोई शक लगता नहीं है जी। थोड़ा बहुत जो आज डिस्प्यूट या अपोजिशन आप कह लीजिए या विरोध हो रहा है वो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को लेकर के हो रहा है। किसी इंडस्ट्रीज में हो सकता है थोड़ा आज तकलीफ हो रही हो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। अभी मैं देख रहा था कैब इंडस्ट्री, जो कैब चलाते हैं लीज पे, उनको कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग ग्रुप पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज वो बिल्कुल एक अलग बात है। वो ट्रांजिटरी जिसे हम कह देते हैं कि अभी थोड़े समय के लिए की जो समस्या है वो समस्या हो गई जी। इसी तरीके से जो मेजर समस्या आ रही है, जो साफ तौर पर नहीं कही जा रही है, वो ये है कि नंबर 2 के कारोबार पे जो परचेज सिस्टम पे सेल परचेज चलता था, उसमें जो व्यवधान आएगा, जो दिक्कतें आएंगी, अब वो दिक्कत तो खोल के कोई नहीं कह सकता है, लेकिन कुछ और बातों को लेकर के दिक्कत रखी जाती है। तो वो वास्तव में एक दिक्कत है कि नंबर 2 का काम कैसे होगा। इन दिक्कतों को छोड़ दें तो अदरवाइज जीएसटी एक टैक्स रिफॉर्म है जी। और इसीलिए इस पे किसी एक्सपर्ट की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी भी वर्ग की अगर आप देखेंगे तो जीएसटी एज ए कॉन्सेप्ट कोई अपोजिशन है नहीं। ट्रांजिटरी प्रॉब्लम है। से बात की जाती थी, 2 तरह के बिल की बात होती है, कच्चा बिल होता था, एक पक्का बिल होता था। तो कच्चे बिल के कंसेप्ट को खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए फर्क क्या है इसमें, एक तो क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सबसे बड़ा फर्क तो ऑनलाइन सिस्टम का है। एग्जाम्पल के तौर पे आज तक आप क्या करते थे, अपनी जो भी व्यापारी होते थे, आप अपनी सेल्स की एक डिटेल दाखिल करते थे और आप ही अपनी परचेज की भी डिटेल देते थे, और उसमें कई बार फर्क होता था, रिकंसाइल नहीं हो पाता था। आपके पास परचेज किसी और आइटम की होती थी, सेल किसी और आइटम की होती थी, पर ग्रॉस बेसिस पे आप अपना काम चलाते थे जी। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आपको यानी कि व्यापारी को केवल क्या करना है कि सेल्स की डिटेल तो अपने से फाइल करनी है, लेकिन परचेज की कोई डिटेल अपने से फाइल नहीं करनी है। मतलब जब सब लोग अपनी सेल्स की डिटेल फाइल करेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, अपने आप आपकी रेस्पेक्टिव परचेज को पॉपुलेट कर देगा, अपने आप आपकी परचेज की डिटेल निकाल देगा। इसका मतलब आप अपने परचेज की डिटेल मैनिपुलेट कर पाओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आइटम की सेल और एक आइटम की परचेज। ये आप अगर काउंसिल से बात करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे, व्यापारियों से बात करोगे, तो ये बड़ी आम बात है। कच्चा बिल पक्का बिल आपने बात कही कि लोग साल के आखिर में देखते हैं कि मेरी परचेज कितनी शॉर्ट रह गई जी, स्टॉक माइनस में तो नहीं जा रहा, वो चीजें खत्म होंगी। हिला जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति काफी लंबे समय से लगातार पोथी के सहारे या हाथ से बनाकर जो लगातार बिजनेस करता आ रहा है, उसे लगा अब एकदम से ड्रास्टिक शिफ्ट लेना पड़ेगा कंप्यूटर की तरफ, तो क्या फीजेबल हो पाएगा ये? अगर कोई 50 साल के जो उम्रदराज लोग हैं, 60 साल के जो उम्रदराज लोग हैं, एकदम शिफ्ट करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? आनंद, देखिए यहाँ पर जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने कहा है, वो उन्होंने बताया कि जीएसटी से होने वाले लाभ क्या है जी। निश्चित रूप से जो जीएसटी है वो अपने आप में एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, इससे कभी भी इनकार किया ही नहीं, किसी ने नहीं इनकार किया। अब आता है कि जीएसटी को रिलेटेड कि एक तो जिस तरह से उसको लॉन्च किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता की तरह का मिल रहा है, विरोध उसको लेकर के है, नंबर 1। नंबर 2 जो इसके अंदर बात आकर के है कि जीएसटी के साथ जो यूपीए का कॉन्सेप्ट था वो था सिंपल, सिंगल जी, सरल होगा और अकेला टैक्स होगा। ये ना तो सिंपल है और ना ही सिंगल है जी। अभी हमने आपको बताया कि अभी भी 4 इंडस्ट्रीज, जो 4 मेजर इंडस्ट्रीज है, वहां के ऊपर जीएसटी जो है वो लागू नहीं हो रहा है। बिजली के क्षेत्र में नहीं लागू हो रहा है, अल्कोहल के क्षेत्र में नहीं लागू हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा है, और रियल एस्टेट में, यानी कि जो इसका कारोबार है, बिल्डिंग्स का और इन सबके बनाने का कारोबार है, इन 4 जगहों के ऊपर जीएसटी नहीं है। तो देखिए सिंगल नहीं रह गया। सिंपल इसलिए नहीं रह गया क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि एक साथ आपको करीब 36 से 37 रिटर्न्स एक साल में फाइल करने होंगे। बात यहां के पर सिर्फ ये नहीं है कि 50 साल का व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। अनंत, अगर आप हमारे साथ निकले और चले किसी भी शहर का आप सर्वे करके देखें तो वहां के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद वो लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने भी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। जिन लोगों ने वो छोटी दुकानें खोल रखी हैं, निश्चित रूप से वो दुकानें बंद हो जानी है, क्योंकि एक तो वो अनपढ़ है, दूसरी बात ये है कि वहां पर जो उनका टैक्सेशन फाइल करने का सिस्टम है, उसके यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है। जो छोटी दुकानों की बात कर रहे हैं, क्या उनका टर्नओवर इतना होगा कि वो टैक्स स्लैब को क्रॉस कर जाए? हम आ रहे हैं आपकी इस बात पे। देखिए, उनको रिटर्न तो फाइल करना होगा, टर्नओवर हो या ना हो।
आप इस बात को समझिए कि वो उसके ऊपर रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कोई भी नहीं रिटर्न फाइल करेगा, तब फिर तो सरकार को फिर से वही पुराना सिस्टम होएगा, छापेमारी होगी वहां के पर, फिर कच्चा पक्का बिल होगा, सभी चीजें हो जाएंगी ना आनंद। तो इस वजह से उनको रिटर्न तो फाइल करना होगा। अगर रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन हो गया तो कौन दुकानदार कहेगा कि हम बड़े दुकानदार हैं? आप आइए हमारे यहां छापा मारिए, अगर हमको पकड़ सकिएगा तो हम जो है वो बड़े व्यापारी हो जाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर वो होगा तो भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाएगा फिर से। तो जो पूरी कवायद है वो फेल हो जाएगी अगर इससे एग्जेम्पशन दे दिया गया किसी भी व्यापारी को, क्योंकि कोई भी अपने आप को बड़ा व्यापारी नहीं घोषित करेगा। तो इस वजह से ये एक अपने आप में बहुत बड़ा लेकुना है। तो इस बात पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं हिलाल साहब वापस लौटूंगा, इस बात पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा क्लेरिफिकेशन। दीपक जी आप भी दें कि ऐसे व्यापारी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? अनंत एक सेकंड लेंगे। अभी दीपक जी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ज्यादा है जितने भी विकसित देश हैं और भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, इस वजह से ये हुआ है। हम उनकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी इतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है? क्या बांग्लादेश भी इतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है? क्या जो साउथ अमेरिका है जहां के ऊपर ब्राजील भी आता है उसके अंदर भी इतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है? नहीं, वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इतने नहीं है और वहां पर भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स रेट्स है वो कम है। तो इस वजह से ये कहना कि क्योंकि भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है इस वजह से हाई टैक्स रेट है, ये अपने आप में कहीं से भी कोई अर्थशास्त्री इसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि वापस लौटूंगा सुरेंद्र मेहता, इससे पहले कि मैं दीपक जी के पास जाऊं, एक छोटा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस व्यापारी वर्ग की बात की है हिलाल नकवी साहब ने, ऐसे व्यापारी वर्ग फिर क्या कर सकते हैं? कैसी तरह की कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल? जी सुरेंद्र जी। सर देखिए, जहां तक मैं आपको समझाऊं, छोटे व्यापारियों का सवाल है तो एक तो 20 लाख के नीचे जिनका टर्नओवर है उनको इसमें से बिल्कुल मुक्त रखा गया है। दूसरा, सरकार ने कंपोजिशन स्कीम रखी है जिनमें 75 लाख रुपए तक के जिनका टर्नओवर है उनको कंपोजिशन स्कीम में आना है। उनको सिर्फ साल में 4 रिटर्न भरनी है, उनको ज़्यादा रिटर्न भरनी नहीं है। और जो ये बार बार कहा जाता है कि 36 रिटर्न भरनी है या 37 रिटर्न भरनी है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई व्यापारी कैश बुक बनाता है तो लेजर अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड बनता है, उसी तरह अब उसका रिटर्न भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो इसमें कोई ये कह दे कि भाई 36 रिटर्न भरनी है, अरे भाई आप कैश बुक या बैंक बुक लिखते हैं तो लेजर ऑटो पॉपुलेटेड बनता है तो आपका रिटर्न भी ऑटो पॉपुलेटेड है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे व्यापारी को तकलीफ होगी। जो व्यापारी 75 लाख के ऊपर बिजनेस करते हैं वो तो बड़े व्यापारियों की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। और यदि सरकार ने बीच में एक एनालिसिस करके भी दिया था कि लगभग 50% से ज्यादा लोग कंपोजिशन स्कीम में आने वाले हैं, तो बहुत कम व्यापारी वर्ग ऐसा बचेगा जिनको कि जो लोग 75 लाख के ऊपर टर्नओवर में है और उनको बार बार रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी, आपके पास मांगा चीज को लेकर, लेकिन जो अगर 20 लाख से कम भी अगर आते हैं तो क्या उनको रिटर्न तो उनको भरना ही होगा ना? जो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको 20 लाख से नीचे की टर्नओवर में एग्जेम्प्ट है, उस केसेस में जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो रिटर्न कहाँ फाइल करेंगे? हाँ। और जहाँ कंपोजिशन स्कीम की बात है तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि 75 लाख से नीचे का अगर टर्नओवर है तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है जी। और जो एक ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या होटल रेस्टोरेंट है, होटल रेस्टोरेंट के केस में वो 5% एक टैक्स का रेट रखा गया है, वो उस कंपोजिशन स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं और उनको साल में 4 रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। जहां तक जो 37 रिटर्न की सर बात की जाती है, 36-37 सर देखिए उसमें क्या चीज है, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। मेरी जो सेल है मैं उसकी रिटर्न फाइल करूंगा तो जो जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ या जिसकी रिटर्न जो दूसरी पार्टी है वो खुद भी अपनी रिटर्न फाइल करेगी तो मेरी जो परचेज है वो उसकी सेल से मैच होगी। एक जगह किसी एक असेसी की किसी बिजनेसमैन की एक सेल होगी, दूसरे बिजनेसमैन की वो परचेज होगी। वो जो दूसरी वाली रिटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं 10 तारीख को जो हम रिटर्न फाइल करेंगे वो मैं अपनी सेल की रिटर्न फाइल करूंगा। ऑटोमेटिकली सेल की रिटर्न जैसे ही मैं फाइल करूंगा तो किसी ना किसी के लिए परचेज होगी। जब वो परचेज होगी तो वो खुद उसकी फिगर जो ऑटो पॉपुलेटेड जो सुरेंद्र जी ने बताया वो खुद कंप्यूटर से जो GSTIN ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगी। वो सिर्फ उसका पर्पज़ ये है कि जो मैंने जो चीज़ खरीदी है वो वहाँ दिखाई नहीं दिखाई, जैसा गौरव जी ने बताया कि जो बिल की ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो वहाँ पे मैच होनी चाहिए। अगर वो मिसमैच होगी तो मैं उस बिजनेसमैन को पूछ सकता हूँ कि भाई साहब मेरा बिल ये है और आपकी डिटेल ये दिखा रही है तो इसको काइंडली रेक्टिफाई करिए। तो जहाँ तक 3 रिटर्न भरने का जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न, जो बाद में 2 रिटर्न है वो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है। जी ठीक है।
विपिन जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी एक व्यक्ति के 10 अलग अलग स्टेट में अलग अलग शाखाएं हैं तो क्या उसको हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, जिस स्टेट में आप व्यापार करते हैं उस स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप 4 स्टेट में व्यापार करते हैं, आपका वहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है। एक ही स्टेट में अगर आपके 4 अलग अलग प्रेमाइसिस से आप व्यापार करते हैं तो आपको 4 रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है। इसका कारण क्या है कि ये है कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। कहने का मतलब टैक्स उस स्टेट को मिलने जा रहा है जिस स्टेट में फाइनली वो आइटम कंज्यूम होता है जी। क्योंकि टैक्स के 2 हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं सीजीएसटी जो सेंटर का टैक्स है, और एक इसमें कंपोनेंट है एसजीएसटी जो स्टेट का टैक्स है। तो क्योंकि स्टेट के टैक्स की अकाउंटिंग होनी है, स्टेट को जिस रेस्पेक्टिव स्टेट को अधिकार है उस टैक्स पे, उसको वो टैक्स मिलना है कंजम्पशन स्टेट को। तो जाहिर तौर पे जिस जिस स्टेट में मैं व्यापार करता हूँ उस स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन मेरे को जरूरत लगेगी। ठीक है। और ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन सा आ गया बीच में कि हर एक को रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम अपने दर्शकों को, अपने व्यापारियों के लिए वापस रिपीट कर देते हैं। 20 लाख तक अगर आपकी सालाना टर्नओवर है तो आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन लेना है, ना आपको जाहिर सी बात है कोई रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन ये जो 20 लाख तक के टर्नओवर की बात हो रही है कि उसी स्टेट में, एक स्टेट में आप काम करते हैं, उस स्टेट में 20 लाख तक के टर्नओवर है, कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं लेना है, कोई आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए थी, कुछ मिसिंग लगता है जीएसटी का जो सामने जो पूरा प्रारूप हमारे सामने तैयार है इस वक्त पे? मिसिंग कुछ नहीं है। मिसिंग क्या है? जानकारी मिसिंग है, नॉलेज मिसिंग है, जो कंफ्यूजन आ रहे हैं वो मिसिंग है। जैसे ये बहुत बड़ा मिस पॉइंट हो गया कि रिटर्न तो फाइल करनी है, इसके दूर होते के साथ ही किसी को लगेगा अच्छा ये तो आसान हो गया भाई। अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता, जब हमने बात होती है व्यापारियों से, हम कहते हैं चलो बिल से आप माल खरीदोगे, लेकिन हम कहते हैं जी वो फॉर्म 32 लेते थे, फॉर्म 38 लेते थे, एफ फॉर्म चलता था, सी फॉर्म चलता था, सारे फॉर्म खत्म हो गए। सारे फॉर्म खत्म हो गए तो एकदम व्यापारी का रिएक्शन आया, ये तो काम करना तो आसान हो जाएगा साहब। हाँ, काम करना तो थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको डिपार्टमेंट जाके लाइन में लग के, और करप्शन का भी इशू आता है, वो सारे फॉर्म तो नहीं लेने हैं, वो सारे फॉर्म रिकंसाइल नहीं कराने, तो उतना काम आसान हो जाएगा। अगर हो पाया और चुंगियां हट गई तो जो आपका लॉजिस्टिक्स है वो फास्ट हो जाएगा। जब लॉजिस्टिक फास्ट हो जाएगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम में आएगी। तो व्यापारी वर्ग को लगता है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लगता है अगर ऐसा हो जाए, अगर ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए और मेरा लॉजिस्टिक फास्ट हो जाए, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच जाए, हर साल आपको जाकर असेसमेंट नहीं कराना है, स्क्रूटनी में अगर कोई केस सेलेक्ट होता है तो कराना है, वरना आपका सेल्फ असेसमेंट है। आप घर बैठे कंप्यूटर पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपका सीए रिटर्न फाइल कर रहा है, आपका एडवोकेट रिटर्न फाइल कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक को कंप्यूटर होना चाहिए, हर एक को इंटरनेट आना चाहिए, हर जगह ये सब कुछ होना चाहिए। जो सुविधा केंद्र खोले गए हैं वहां पर आप हार्ड कॉपी में जाके देंगे और वो आपको सॉफ्ट कॉपी में जनरेट करके आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। हिलाल साहब, जब चीजें इतनी आसान है और खुद जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जीएसटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी चीजें कुछ अधूरी नजर नहीं आती, फिर कांग्रेस को कहां सर लूप होल नजर आता है इस चीज को लेकर? आनंद, देखिए हमने पहले भी कहा कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के किसी तरह के कांग्रेस में कोई भ्रांति नहीं है। ये भ्रांतियां जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी में थी, जिसको कि साफ होने में 10 साल का समय लग गया। खैर देर से तो क्या सर सिर्फ मिडनाइट सेशन के ऊपर आपत्ति है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ 2 जगहों पर आ गई। पहली दिक्कत यह कि जो जीएसटी कांग्रेस लेकर के आ रही थी, यूपीए सरकार लेकर के आ रही थी, उसका स्लोगन था सिंपल सिंगल। ये ना सिंपल है ना सिंगल। दूसरी आपत्ति है कि इसके अंदर जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। इतना हाई टैक्स रेट जो है वो अपने आप में महंगाई को बढ़ाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इसको लॉन्च किया जा रहा है वो अपने आप में हमारे जो स्वतंत्रता थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसको कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश हो रही है। और हम समझ, लेकिन लाल साहब दलील यहाँ पर यह भी तो है ना सर कि भ्रष्टाचार से और टैक्स चोरी से आजादी मिल रही है। होगा अब हम आपको बताएं, अब जो हमारे सीए साहब ने कहा, जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट साहब ने कहा, हम उनकी बात को एज इट इज मान लेते हैं। जो वो कह रहे हैं वो सही है जी। देखिए ऑटोमेशन की जहां तक बात उठती है, तो अगर हमको खुद को नहीं आता है फाइल करना, तो निश्चित रूप से हमको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होगा या किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाना होगा, जो कि मुफ्त सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्लाइंटेल बढ़नी है और मल्टीपल में बढ़नी है, थोड़ी नहीं बढ़नी है जी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एक जो सेल हुआ है वो दूसरे का परचेज है, लेकिन जब तक फाइनली कितना बिका है टैक्स तो उस पर पड़ेगा ना। अगर रिटेलर के पास वो माल डंप हो गया है, अगर वो माल रिटेलर नहीं बेच पाया है, तो उसकी परचेज जो है वो तो हो गई, और उसकी सेल नहीं हुई तो जाहिर सी बात है उसको सेल और परचेज दिखाना होगा, नहीं तो फिर वही भ्रष्टाचार आ जाएगा, क्योंकि हम दिखाएंगे नहीं कि हमारा 20 लाख का है। जब हम दिखाएंगे नहीं कि हमारा 20 लाख का टर्नओवर है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर क्या होगा कि अगल बगल 3 दुकानें दिखा दी जाएंगी जहां पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख की सेल हो जाएगी, फिर वही भ्रष्टाचार आ जाएगा, फिर वो सारी तरीके निकल करके आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार का इसके अंदर बहुत बड़ा गैप आ जाएगा अगर इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको सबको रिटर्न फाइल करने से कंपलसरी नहीं किया गया, तो पूरा जो पर्पस है जीएसटी का वही खत्म हो जाएगा और लीकेज जो है वो शुरू हो जाएगा। ये बात हम भी समझ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी लम्हों के लिए समझ सर सकते आपको हैं, रोकूंगा और यहाँ पे हमारे लाल साहब, tax expert वो जो भी आपने समझ भ्रष्टाचार सकते की बात कही क्योंकि है, ये रास्ता तो वही लोग दिखाएंगे उनको। दीपक जी मैं चाहूंगा इस चीज के ऊपर थोड़ा एलोबरेट आप करें कि कैसे ये चीजें पैदा हो सकती हैं, फिर सोल्यूशन क्या होगा अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो। देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये सब चीजें तो अभी भी हैं, बट मैं समझता हूँ कि जीएसटी आने के, देखिए क्या होता है सर, सबसे बड़ी चीज देखिए कि जब कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, रिटर्न कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक बार मैंने एक रिटर्न फाइल कर दी वो चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं उसको चेंज करूंगा तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के माध्यम से चेंज करूंगा। तो जब किसी चीज को चेंज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनता है और वो हमेशा उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड में रखने के साथ साथ जब कोई मेरी रिटर्न किसी पोर्टल पे चली जाती है, जीएसटी के पोर्टल पे चली गई, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है जो सर बता रहे हैं कि वो आगे फ्यूचर में आने वाली हैं। मैं समझता हूं कि जैसे ही इंफॉर्मेशन चली जाएगी वो 20 लाख या आपके हाथ से निकल लाख की जाएगी। बात है दीपक जी, उसको ध्यान में रख के बताएं। सर 20 लाख रुपए की जहां तक बात है, जीएसटी का नंबर लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ना लेने की वजह से उसको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। जब वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, 75 लाख की बात कर रहे हैं 75 लाख के केस में सर कंपोजिट स्कीम है। कंपोजिट स्कीम में ठीक है, डिटेल उसकी जानी है सर, और जो 1%, 2%, 5% जो डिफरेंट असेसिस बिजनेस के लिए जो रेट लगना है वो लगना है। और मैं नहीं समझता हूं कि सर जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सारे के सारे लूपहोल जो आपने बताया वो अभी भी मौजूद हैं। बट मैं समझता हूं कि जीएसटी आने के बाद, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया 1 तारीख को, कल से लग जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें स्मूथ होंगी और मुझे नहीं लगता कि कहीं भ्रष्टाचार का स्कोप बचेगा। लेकिन सर ऐसे कैसे, दीपक जी इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा विपिन जी, कि ऐसे कैसे कि मतलब खाली टैक्स दर आपने चेंज कर दी, खाली एक टैक्स आपने रख दिया 4 अलग अलग स्लैब में, सिर्फ इसी के हिसाब से आपका पूरा जो भ्रष्टाचार रुक जाएगा? फिर पुराने कानून में नए कानून में इतना जबरदस्त अंतर कैसे हुआ? देखिए, इसमें 2 हिस्सों में इस बात को समझने की कोशिश करें। साहब ने जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने बीच में कहा भी कि वो 20 लाख वाली बात बताइएगा। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। अब कोई ये आर्ग्यूमेंट कह सकता है कि साहब 2.5 लाख से नीचे वाला तो रिटर्न ही फाइल नहीं करता, तो मुझे क्या पता उसकी इनकम 2.5 लाख है या 25 लाख है। तो रिटर्न तो फिर हर एक कोई फाइल करे ताकि मैं एग्जामिन करूँ 2.5 लाख से कम है या नहीं। सबको फाइल करना है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स रिटर्न तो हर एक को फाइल करना है। अगर आपकी 1 पैसे की भी इनकम है तो पैन नंबर लेना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आप उसके अंदर टैक्स रिटर्न दिखाएंगे। मुझे लगता है इसमें जानकारी का बड़ा अभाव पड़ जा रहा है। अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, 1.5 लाख रुपए इनकम है, तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। जितने भी लोग हैं उनको ये जो कई बात तो फाइल करना ही करना है, नहीं, अगर तो लेना ही लेना है सर। आप जो है वो मतलब कितने लोग हैं जिनको की होता है, आप नील उसके अंदर रिटर्न के साथ जो है नील टैक्स के साथ रिटर्न तो फाइल करते ही करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम हुई है तो आप उसको डिक्लेयर तो करेंगे ही करेंगे। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें हम यहाँ पे इस तरह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है। 2.5 लाख तक की इनकम जो माफ है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपकी इनकम 2 लाख है, इसको आज की तारीख में हर कोई जानता है, कोई डाउट ना क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं इसको जोड़ देकर कह रहा हूं कि अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम की आईटीआर है तो आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। अगर आप या जो आप बात कही जा रही है कि 2 रुपए की भी इनकम है तो रिटर्न तो दाखिल करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है आज की तारीख में 2.5 लाख है, 2.5 लाख से कम की जिसकी आमदनी है उसको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। ऐसा नहीं हो कि चैनल पे कोई जानकारी चले और उससे कोई कंफ्यूजन हो जाए। इसी तरीके से जो 20 लाख रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर रहेगी जीएसटी के तहत, तो आपको कोई ना रजिस्ट्रेशन लेना है ना रिटर्न फाइल करना है। लेकिन विपिन जी, ये सवाल भी हिराज साहब का वाजिब है कि जब तक इनकम का डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक कैसे निर्धारित किया जाएगा? अगर ऐसे होगा तो जिसकी जो रिक्शा वाला है क्या उसको भी रिटर्न फाइल करना है? तो ऐसे अगर कानून चलेगा तो फिर तो आपको ना रिलाई करना होता है। कानून इसलिए आता है, ये माना जाता है कि सब कोई कानून का पालन करते हैं,
नहीं करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी प्रोविजन होते हैं। अगर हर आदमी से एवरी सेकंड पर्सन 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ को 4 से डिवाइड कर लीजिए, उतनी फैमिलीज हैं, क्या उन सबको रिटर्न फाइल करना है? ऐसा कानून कैसे बनेगा? और ऐसा कानून है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है, इंप्लीमेंट भी नहीं हो सकता है जी। तो उसको लेकर के ये कहना कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स की बात चल रही हो, चाहे जीएसटी की बात चल रही हो, आज भी जब वैट चलता है, एक्साइज चलता है, एक्साइज में 1.5 करोड़ तक कोई रिटर्न नहीं फाइल करना होता है, 1.5 करोड़ तक एग्जेम्प्ट है। आज भी सेल टैक्स में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट एग्जेम्प्ट है, उससे कम अमाउंट की आपकी टर्नओवर होती है, कोई रिटर्न नहीं फाइल करना होता है। ये जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्सेप्ट का कि एक थ्रेशोल्ड से नीचे, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो या इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो या एक्साइज की बात हो या वैट की बात हो, एक थ्रेशोल्ड के नीचे जब आपकी टर्नओवर होती है या इनकम होती है तो आज के कानून में भी कोई रिटर्न दाखिल नहीं करना होता है। इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, आनंद जी, मैं एक गौरव जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, विपिन जी की बात को, सॉरी। सर ने कहा कि पैन नंबर होने के बाद रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सर, पैन नंबर लेना एक डिफरेंट प्रोसेस है। पैन नंबर के लिए मान लीजिए मुझे 50,000 से ज़्यादा बैंक में कैश जमा कराना है, मुझे पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है। मुझे 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा टीडीएस कटेगा। तो पैन नंबर का एक जो पर्पज़ है वो डिफरेंट पर्पज़ है। पैन नंबर का पर्पज़ ये नहीं कि मेरे पास अगर पैन नंबर है तो मुझे रिटर्न कंपल्सरीली फाइल करना है। रिटर्न सिर्फ उसी को फाइल करना है जिसका 2.5 लाख से ज़्यादा का रिटर्न इनकम होगा इनकम टैक्स के केस में। और जैसा मेरे मित्र ने बताया कि 10 लाख स्टेट वाइज सबका टर्नओवर सेल टैक्स के हिसाब से सबका टर्नओवर देखना पड़ता है। अगर किसी पर्टिकुलर असेसी का बिजनेस का टर्नओवर कम है तो उसको उस स्टेट के अंदर वैट का रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेम केस जीएसटी के अंदर है। ठीक है। सुरेंद्र मेहता साहब, आपके पास मांगो कि जो ट्रेडर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जीएसटी आने के बाद? देखिए, फिलहाल जो हिंदुस्तान में एक जो वैट सिस्टम के अंदर ऐसा था, कई राज्यों में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो माल आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको जब आप मार्केट से एक्वायर करते हैं तो आपको वैट नहीं भरना होता है। कई स्टेट में इस तरह के प्रावधान थे, लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जीएसटी में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी भर के माल परचेस करना होगा। एक्सपोर्ट माल होने के बाद में आपको बीआरसी वगैरह सबमिट करके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और आपको जो इंपोर्ट जो भी आपने परचेस पे जीएसटी भरा है उसका आपको रिफंड लेना होगा जी। वो रिफंड सरकार 90% रिफंड सरकार 7 दिन में देगी, ऐसा सरकार ने कहा है। ये एक मुख्य, एक सबसे बड़ा बदलाव जो जीएसटी के अंदर आ रहा है वो यही बदलाव है एक्सपोर्टर का। इससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट रेगुलराइज होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोर्टरों का पैसा ब्लॉक होगा जब तक वो एक्सपोर्ट करके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते और उन्हें रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन सर जो इंपोर्टर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री से अगर सस्ता हो गया तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए, इंपोर्ट सरकार ने जब ये टैक्स रेट डिसाइड किए हैं तो बिल्कुल ये ध्यान में रखा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जरा भी इफेक्ट नहीं हो। पहले कई ऐसी आइटमें थी जिनके ऊपर इंपोर्ट पे भी वैट जब तक वो सेल नहीं हुए तब तक नहीं लगता था, लेकिन अब आईजीएसटी जैसे ही आप माल इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों का पेमेंट साथ ही होगा जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है कि कोई इंपोर्ट का माल सस्ता हो जाए और डोमेस्टिक माल महंगा हो जाए। जब भी सरकार ने रेट तय किए तो सरकार ने नेसेसिटी टू लग्जरी, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी 3 कैटेगरी में प्रॉपरली रेट्स को डिवाइड किया है। एग्जेम्प्ट आइटम को जो भी है वो नेसेसिटी की आइटम है, कंफर्ट्स वाली आइटम को 12 और 18% की कैटेगरी में रखा है और लग्जरी आइटम को 28% की कैटेगरी में रखा है जी। तो कहीं पर भी इंपोर्ट सस्ता होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से, वो मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति बनने वाली। ठीक है, इलाज साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम लोग अब तक एफडीआई की बात करते आते थे, तो अब जीएसटी आने के बाद क्या एफडीआई के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? कुछ चेंजेस होंगे, और होंगे तो क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या देखते हैं आप? आनंद जी, हम एक सेकंड लेंगे जी। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी हम एक लाइन पढ़ करके आपको सुना देते हैं, हो सकता है हमारी समझ में गलती हो जी। यू आर अ कंपनी और अ फर्म, irrespective of whether you have income or loss during the financial year, you have to file income tax return.
हम यहां पर इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे थे, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराएंगे, जैसे ही आप जीएसटी के अंदर जाएंगे, आप एक फर्म बन जाएंगे और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये लिखा हुआ हो सकता है हमारे पास जानकारी कम हो या गलत हो, एक बात। दूसरी बात यह कि जो आपने पूछा उसका एफडीआई को लेकर के, तो सर एफडीआई में एक सीधा सा है कि जितने भी ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं इसका निश्चित रूप से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाभ होना है। देखिए जीएसटी जो है वो बहुत से बिजनेस को आसान करेगा। जो फॉरेनर्स यहां पर बिजनेस करने आएंगे उनके लिए चीजें आसान होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जीएसटी के फायदों से किसी तरह का कोई भी कांग्रेस पार्टी को भ्रांति नहीं है। उनको पूरी तरह से मालूम है कि जीएसटी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर जो हमारी अपने रिजर्वेशन है जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं उसके अंदर यह कि 28% बहुत बड़ा टैक्स है। इतना बड़ा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 18% तक होना चाहिए। दूसरा, ये ना तो सिंपल है और ना ही ये सिंगल है, हमारा इसके ऊपर विरोध है। और तीसरा, जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन सन 1991 में शुरू हुआ था और जनता के पैसे से आप किसी एक इंडिविजुअल को या किसी पार्टी को आप प्रोजेक्ट करने के लिए ये तमाशा कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और वो भी ऐसे समय में ये तमाशा कर रहे हैं जिस वक्त देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहा है। सर एक मेन मुद्दा ये भी है कि शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई थी, अल्पसंख्यक है उनको मारा जा रहा है। श्रेय बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं चुभन है। क्या ऐसा भी है हिलाल जी? नहीं सर, नहीं सर, आनंद जी ऐसा नहीं है। देखिए सरकार जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है जी। और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर सीधा सा ये कि जो पिछले सालों में किया गया उसी के आगे आने वाली सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, वरना पीछे किए गए काम सब समाप्त हो जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस कभी भी जो है भारत के पुरुषार्थ को नहीं ललकारता है कि पिछले 70 साल में किया ही क्या है। भारत के अंदर जो पुरुषार्थ है उसके अनुसार जो ये राजनीतिक दल या राजनेता है ये उसके आगे छोटे हैं। जी। भारतीय लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर बहुत संक्षेप में एक चीज मैं समझना चाहूंगा लाल साहब आपसे, अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है तो कांग्रेस के जो समर्थक जो दल हैं, चाहे वो आप आरजेडी की बात कीजिए, आप सपा की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए, चाहे सपा की बात कीजिए, तो वो लोग फिर समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो मिडनाइट सेशन में वो लोग शामिल क्यों हो रहे हैं? आइडियोलॉजी डिफरेंट हो रही है वहां पर सर, डिफर कर रही है। जी आनंद जी, देखिए जेडीयू का स्टैंड तो लगातार एक अलग स्टैंड रहा है, उसके ऊपर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिसको काला कानून कहा, लगातार विरोध किया, उसके बाद वो वहां पे क्यों जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम भी चाहेंगे। अगर कहीं कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होता तो निश्चित रूप से हम सुनना चाहते कि ये परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन कैसे आ गया, क्यों आ गया, कौन से वो कारण थे कि कल तक की जो काला कानून था आज आप उसके साथ खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपका ये चीज़ रिजॉल्व हो। विपी जी, आज मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास ना तो टिन नंबर है और ना ही उसने जीएसटी में एनरोल किया है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए वही बात है कि 20 लाख रुपए तक की टर्नओवर पर छूट है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी की सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा है तो ये कानून कहता है कि उसको जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और प्रॉपर जीएसटी के कानून के हिसाब से परचेज करना है, इनवॉइस इशू करना है और अपना रिटर्न फाइल करना है। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जीएसटी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके जो प्रावधान है। थोड़ा सा रिएक्शन दीपक जी आपकी तरफ से भी कि क्या लोगों के अंदर इतने ज्यादा भुलावा बना हुआ है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये कहा जाना सही होगा कि जल्दबाजी में थोड़ा लॉन्च किया जा रहा है, कुछ थोड़ा और रुक जाते, लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती, तब लॉन्च करते तो शायद बेहतर तरीके से लॉन्च होता? आनंद जी, मैं थोड़ा सा डिफर हूँ आपकी बात से। देखिए जीएसटी ही एक ऐसा कानून है जिसमें पिछले 6 महीने से और 8 महीने से चर्चा बनी हुई है। जी। हिंदुस्तान के अंदर कितने कानून बन गए, हर साल बजट आता है, एक दिन का चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। जीएसटी जो ये एप्लीकेबल हो रहा है कल से, इस पे आप देखिए कि फरवरी मार्च से रादर दिसंबर जनवरी से भी इसमें स्टार्ट हो गया था। पहले बिल आ गया था, बिल पे लोगों से कमेंट्स मांगे गए थे, उस कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया था, उसके बाद ये एक्ट बना। देखिए अभी भी हमने 22 जून से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, देखिए किसी भी एक्ट को, किसी भी नए कानून को, मैं इसको नया कानून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 70 साल के बाद एक रिवॉल्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। 16 टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया है, तो मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं
जो चीज़ें हैं वो अभी समझने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि टैक्स पहले बहुत ज़्यादा थे। यानी ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ईयर की तरह अभी चलेगा, आने वाले तभी वक्त में तभी सरकार ने 2 चीजें महीने का बेहतर हो टाइम भी बढ़ा जाएंगी। दिया सर रिटर्न्स के लिए, तभी भी सरकार, क्योंकि सरकार का काम स्टार्ट होगा 2 महीने के बाद। अभी उन्होंने इनवॉइस का फॉर्मेट दे दिया, आपको बिजनेस करने का तरीका बता दिया है कि आप CGST चार्ज करेंगे, SGST चार्ज करेंगे अगर लोकल सेल कर रहे हैं तो, और अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो IGST चार्ज करेंगे। रेट उन्होंने डिफाइन कर दिया, और रेट डिफाइन करने के बाद आपने उस रेट ऑफ टैक्स से उसको चार्ज, उस मटेरियल को चार्ज करना है। दूसरा, चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं रेट में अगर कोई गलती कर देता हूं तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाता है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी चीजें, इतना डिस्कशन इस पे चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, तो कोई ऐसी चीज इसमें बची है। ठीक है, प्रोसीजरल चीजें अभी भी हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करना पड़ेगा, टैक्स कंसल्टेंट को एंगेज करना पड़ेगा, एडवोकेट्स को एंगेज करना पड़ेगा। जी। ये सभी यानी प्रारूप समस्याएं आप आती सही हैं। मानते हैं, प्रोसीजरल कंफ्यूजन कुछ है, वो कुछ वक्त के बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो एक बेहतर स्वरूप के साथ जीएसटी को हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोग फिलहाल सिर्फ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें APN पर लगातार जारी रहेंगी।